हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के ई कक्षा चैनल पर। हम देख रहे हैं 12th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट को। बुक है अपनी दूसरी, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, और हमने इस बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अपना मानव बस्तियां जो दूसरा चैप्टर था वो हम कल देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं अपना तीसरा चैप्टर जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं अपनी भारत, लोक और अर्थव्यवस्था नामक ज्योग्राफी की जो दूसरी बुक है 12th की, उसका तीसरा चैप्टर भू संसाधन तथा कृषि। मानव बस्तियां दूसरा चैप्टर था और तीसरा चैप्टर भू संसाधन तथा कृषि है। इसके अलावा यदि बीच में आपको 2 चैप्टर और दिखे जो कि पुरानी बुक में दिख सकते हैं, उसे आप हटा दीजिएगा। एक तो प्रवास वाला चैप्टर आपको कंप्लीटली हटा देना है और एक मानव विकास वाला चैप्टर आपको कंप्लीटली हटा देना है। उन 2 चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। तो अपना तीसरा चैप्टर हो जाएगा भू संसाधन तथा कृषि। इसे यदि हम टॉपिक के नाम से देखें तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होगा? एक तो भूमि के बारे में देखना है। भाई संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वो सारी चीजें जिससे इंसानों को कुछ फायदा मिलता है, इंसानों के कुछ यूज आता है, साथ ही वो इकोनॉमिकली आराम से यूज किया जा सकता है, बहुत ही उसकी इकोनॉमिक लागत कम आती हो। तो भू संसाधन मतलब भूमि के बारे में देखना है कि वो कृषि क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार यूज आती है, अलग अलग क्षेत्रों में कितनी भूमि का इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद हमें मुख्य रूप से भारत में कृषि क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके बारे में देखना है। तो शुरुआत करते हैं भू संसाधन तथा कृषि का पहला भाग। भू संसाधन के बारे में लिखा हुआ है कि इंसान, मानव अपनी जरूरतों का लगभग 90% हिस्सा भूमि से प्राप्त करता है। कैसे? हम जमीन पर रहते हैं, हमारा जो पानी का सोर्सेज है वो भी कहीं ना कहीं इस भूमि पर ही चलता है, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो कुएं हो। किसी भी प्रकार का पानी का स्रोत जो है वो इस भूमि पर ही स्थित है। हमारे घर, हमारी खेती, हमारे उद्योग, हमारी स्कूल, हॉस्पिटल, सारी ही चीजें इस भूमि पर ही स्थित है। यानी कि भू संसाधन सारे संसाधनों में सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन में से एक है। इसी भू संसाधन के बारे में जो सर्वे किया जाता है वो अलग अलग संस्थाएं करती है। जैसे कि एक तो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या करता है? ये प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी और रिकॉर्डिंग रखता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या करता है? भाई भूमि का रिकॉर्ड तो रखता ही है, उसकी जानकारी तो लेता ही है, लेकिन भूमि का जो प्रशासकीय इकाइयां हैं वो कितने भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई है उसके आधार पर रिकॉर्ड रखता है। और ये रिकॉर्ड जो है वो एक तरीके से स्थायी रिकॉर्ड होता है। ये जो प्रशासकीय इकाइयां होती है वो एक तरीके से स्थायी होती है। उनमें यदि बदलाव हो गया तो फिर वो वापस प्लस करके, या अगर कोई चीज हट गई प्रशासकीय इकाई तो वो माइनस हो जाएगी, लेकिन जितना भी होगा वो एक तरीके से स्थायी होगा। इसको अभी समझते हैं कि दूसरे तरीके से भी एक दूसरी संस्था भी है जो कि इस भूमि का रिकॉर्ड रखती है, भूमि की जानकारी लेती है। वो है भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग क्या करता है? ये भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है, जैसे खेती में कितना हो रहा है या खेती के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों में कितना हो रहा है, जमीन जो वन के अंतर्गत आती है वो कितनी है, इसके अलावा बंजर भूमि कितनी है, इस प्रकार से अलग अलग भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखता है, उसकी जानकारी रखता है। और यह परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील कैसे है? जैसे कि खेती है तो जो फसल वाली खेती है जिस पे फसल उग रही है, भाई कुछ खेती का कुछ हिस्सा पे फसल आपको नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? उसके बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी साल बारिश बहुत कम आई हो, या किसी साल बारिश इतनी ज़्यादा आई हो कि बाढ़ की संभावना बन जाए और वहाँ पर फसल लगाना पॉसिबल नहीं हो पाए। तो हर साल या हर कुछ कुछ समय में
भूमि का उपयोग संबंधी डेटा बदलता रहता है, क्योंकि कभी खेती, जैसे कि अलग अलग आंकड़े रहते हैं, भारत सरकार के आंकड़े या राज्य सरकारों के आंकड़े आते रहते हैं कि इस बार चावल इतनी भूमि पर हुआ है, इस बार गन्ना इतनी भूमि पर हुआ है, या इन 3 महीनों में चावल की बजाय गेहूं हुआ है। तो ये जो भू राजस्व विभाग करता है, भूमि उपयोगी संबंधी जो जानकारी देता है वो परिवर्तनशील है, जबकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग इन जो प्रशासकीय इकाइयों की भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है वो एक तरीके से स्थायी है। इन दोनों के बारे में डिफरेंस हमें पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भू राजस्व विभाग जो भूमि उपयोगी संबंधी जानकारी या अभिलेख या रिकॉर्ड रखता है, क्या वो परिवर्तनशील है या स्थायी है? तो ये परिवर्तनशील है। भूमि उपयोग परिवर्तनशील है, आप इमेजिन भी कर सकते हो। आपको यदि घर बनाना है तो आप अपने खेत में एक जगह बना सकते हो। तो पिछली बार आपने बोला होगा कि मेरे इतने एरिया में खेती हुई थी, लेकिन इस बार जब आप बोलोगे तो उतना भूमि का हिस्सा आप काट कर बोलोगे जितने पे आपने घर बनाया है या आपने पशुपालन के लिए कोई बाड़ा बनाया है। तो ये भूमि उपयोगी संबंधी जो भू राजस्व विभाग आंकड़े रखता है वो परिवर्तनशील है, चेंज होते रहते हैं। ये भू राजस्व विभाग के बारे में हमें निम्नलिखित तौर पे देखना है कि ये किस प्रकार अलग अलग भूमि के उपयोग को देखता है, ये भूमि उपयोग का किस प्रकार से डेटा रखता है। तो भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपयोग को 9 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं हम देखते हैं एक एक करके। पहला तो है फॉरेस्ट एरिया या वनों के अधीन क्षेत्र। वन आप समझते हैं जिस पर आपको पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, हो सकते हैं कम भी मिले, उनको अलग प्रकार के वन बोला जाता है। तो मुख्य रूप से वहां पर पेड़ पौधे मिलेंगे और वहां पर आपको वन्य जीव बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। तो वनों के अधीन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया ये भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपयोग का पहला प्रकार है। इसमें एक तो होता है वर्गीकृत वन क्षेत्र और एक वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो है आपका वर्गीकृत वन क्षेत्र और एक है वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र। देखो सरकार क्या करती है कि किसी एरिया को, चाहे वहां पर पेड़ ना भी हो, लेकिन उसको वन घोषित कर देती है अपने रिकॉर्ड में लिखती है। माना कि ये श्यामपुर है, माना कि ये अपना श्यामपुर गांव है, क्लासिक गांव है ना। तो श्यामपुर गांव का जो पास वाला एरिया है, श्यामपुर गांव से आप बाहर निकलो तो उसका एरिया कई सालों से ऐसा पड़ा ही है, वो सरकारी भूमि है और सरकार सोचती है फ्यूचर के लिए कि यहां पर हम वन लगाएंगे, तो उसको वनों के अंतर्गत अपने रिकॉर्ड में रख देती है कि श्यामपुर के बाहर ये जो जमीन का हिस्सा है इसे हम घोषित करते हैं वन। अब इस पे चाहे एक भी पेड़ ना हो, लेकिन इसको घोषित क्या कर दिया है? वन। माना कि इसको बोला है ये 2 किलोमीटर स्क्वायर है, ये 2 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जिसे सरकार ने बोल दिया है कि ये वन है। अब सरकार क्या बोलेगी कि हमारे राज्य में 2 किलोमीटर स्क्वायर, 2 वर्ग किलोमीटर वन बढ़ गए हैं। और आप क्या सोचोगे कि 2 वर्ग किलोमीटर में बहुत जंगल वाला एरिया हो गया है, लेकिन ये असल में यहां पे आके देखोगे तो यहां पर किसी प्रकार का एक भी पेड़ नहीं दिखेगा, वो सिर्फ रिकॉर्ड में है वन। तो ये वन क्षेत्र में, सरकारी रिकॉर्ड में वन क्षेत्र में आएगा। जबकि जहां पर वास्तविक रूप से पेड़ मिलेंगे, वास्तविक रूप से आपको बड़े घने घने पेड़, वन जंगल मिल जाएंगे आपको और अंदर वन्य जीव रहते होंगे, वो होगा ओरिजिनल वन। तो ओरिजिनल वन और ये जो सिर्फ रिकॉर्ड वाला वन है, इन दोनों को जोड़ के ये भू राजस्व विभाग क्या बोल रहा है? ये वनों के अधीन क्षेत्र। तो वनों के अधीन क्षेत्र में क्या क्या आएगा? एक तो जहां पर ओरिजिनली वन हो और एक वो सरकार के रिकॉर्ड में सिर्फ जमीन के हिसाब से वन के रूप में, आरक्षित वन के रूप में बांटा जा चुका हो। तो वनों के अधीन क्षेत्र में एक तो वर्गीकृत वन क्षेत्र सिर्फ रिकॉर्ड वाला, और दूसरा ये वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र। भू राजस्व विभाग द्वारा जो भूमि उपयोग का दूसरा प्रकार है वो है आपका गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्य मतलब कि कृषि के अलावा,
कृषि के अलावा यदि कोई दूसरा काम हो रहा हो, कृषि के अलावा दूसरा काम, जैसे कि वहां पर बस्तियां बनाई जा रही है, बस्तियां क्या, जहां पर घर बनाए जाते हैं, लोग रहते हैं, तो वहां पे बस्तियां बनाई जा रही है, या किसी प्रकार की अवसंरचनाएं, अवसंरचनाएं मतलब कि जैसे कि आपने सड़कें बना दी, पुल बना दिया, नहर बना दी, कोई सरकारी बिल्डिंग बना दी, तो क्या वो खेती के रूप में यूज हो रही है? नहीं, वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि है। इसके अलावा आपने वहां पर कोई इंडस्ट्री लगा दी, कोई उद्योग बना दिया, या किसी भी प्रकार का कोई द्वितीयक और तृतीयक कार्य आप वहां पर कर रहे हो, तो वो गैर कृषि। भाई प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हम अपनी पहली बुक में समझ चुके हैं। प्राथमिक क्या है? खेती या खेती से जुड़े हुए काम हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, वनों से लकड़ी लाने का काम हो गया, ये सारे प्राथमिक क्रियाओं में आएंगे। तो इसके अलावा द्वितीयक और तृतीयक क्रिया भी होती है। द्वितीयक क्रिया में क्या आएगा? जैसे कि उद्योग का काम हो गया, फैक्ट्रीज का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, प्रोसेसिंग का काम हो गया। और तृतीयक कार्य में मुख्य रूप से सेवा वाले क्षेत्र हो, जैसे टीचिंग का काम हो गया, डॉक्टर का काम है, इंजीनियर है, या किसी की दुकान है, व्यापारी है, परिवहन का काम है, ये सारे तृतीयक कार्यों में। तो द्वितीयक और तृतीयक काम और इस तरह के जो अलग अलग काम है वो किसके अंतर्गत आएंगे? गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि में आ जाएंगे। तो जिस भूमि पर आप खेती के अलावा दूसरा काम कर रहे हो वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि हो जाएगी। भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपयोग का तीसरा प्रकार इन्होंने बांटा है बंजर और व्यर्थ भूमि, जहां पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और वहां पर कुछ निर्माण कार्य भी नहीं हुआ है, न वहां पे लोग रह रहे हैं, न वहां पे कोई उद्योग बने हैं, न कोई सड़क बनी है, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य भी नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधे खेती भी नहीं है। वो बंजर और व्यर्थ भूमि है। जैसे कि वो कोई पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है या वो मरुस्थलीय क्षेत्र हो सकता है। भाई मरुस्थल है, वहां पर मानव बस्ती भी नहीं है, घर भी नहीं बने हुए, रोड भी नहीं बने हुए, ना खेती हो रही है, ना वहां पेड़ पौधे लगे हैं, तो वो बंजर और व्यर्थ भूमि में आ जाएगी। भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि का चौथा उपयोग है स्थायी चारागाह। स्थायी चारागाह जैसे कि आपके गांव के आसपास वाला क्षेत्र जहां पर चारा उगा हुआ हो, चारा मतलब छोटी छोटी घास देख सकते हैं, हालांकि बड़ी घास भी हो सकती है वो, तो वहां पर चारा उगा हुआ है और आपके पशु वहां जाकर ये चारा खाते हैं, ठीक है, वो अपने भोजन की आवश्यकता इस चारे से पूरी करते हैं। तो ये आपके गांव के आसपास वाले क्षेत्रों में, कस्बे के आसपास वाले क्षेत्रों में मिल जाएंगे। मतलब कि ये बंजर भूमि नहीं है, ये व्यर्थ भूमि पे नहीं है, यहां पर ऐसी वनस्पति उगी है चारे के रूप में जिसके माध्यम से पशु को चारा खिलाया जाता है, पशु के भोजन की आवश्यकता पूरी की जाती है। ये ग्राम पंचायत के अधीन वाली जमीन होती है, ग्राम पंचायत के अंदर आती है, या फिर सरकार के अधीन होती है, और ये सामुदायिक भूमि होती है। सामुदायिक भूमि मतलब पूरे समुदाय की भूमि होती है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति की, एक पर्सनल इंसान की नहीं होती कि नहीं ये मेरी जमीन है और मैं सबको अलाउ कर रहा हूं चारा, नहीं है, सरकार के अधीन आती है या सरकार का एक रूप ग्राम पंचायत के अधीन आती है। तो ये भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि के उपयोग का चौथा प्रकार है। पांचवा प्रकार है विविध तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। ये तरु मतलब पेड़ हो गया, तरु मतलब पेड़। यहां पर आपको पेड़ उगे दिखेंगे या फिर आपको जैसे नीम भी उगा दिख सकता है, बरगद भी उगा हुआ दिख सकता है, या फिर इसमें फलों के पेड़ भी हो सकते हैं। तो ये पेड़ वाले वो पेड़ जो कि वन के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपकी अलग अलग आपके घरों के बाहर होंगे, या आप जहां पे ग्राउंड पे कहीं खेलने जाते होंगे, आपका स्कूल में जो पेड़ वाला एरिया है, तो ये वाले पेड़ जो कि छितरे हैं, अलग अलग तरीके से फैले हुए हैं, ये वन के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके लिए एक अलग से इन्होंने बोल दिया है क्या, विविध तरु फसलों, पेड़ वाली फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, जिसमें उद्यान भी शामिल हो सकते हैं। उद्यान में जो एरिया पेड़ के अंतर्गत आएगा वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकता है। तो ये भूमि उपयोग, भू उपयोग का पांचवा प्रकार है। छठा प्रकार हो जाएगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ये कैसी भूमि है? कृषि की जा सकती है, ये बंजर नहीं है। यदि आप इस पे फसल लगाओगे और थोड़ा बहुत आप अपनी मिट्टी का ध्यान रखो, सिंचाई का सही साधन उपयोग कर लो, उर्वरक डाल दो, तो यहां पर अच्छी मात्रा में फसल उग सकती है। लेकिन यहां पर
उग नहीं रही है, कोई इस पे उगा नहीं रहा है, तो ऐसी भूमि को कहा जा रहा है कृषि योग्य। कृषि के योग्य तो है लेकिन व्यर्थ भूमि है। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? पिछले 5 वर्षों से अधिक समय तक ये पड़ती भूमि हो। पड़ती भूमि मतलब एक तरीके से इस पे किसी प्रकार की खेती नहीं की जा रही हो। तो यहां पर 5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है किसी भी प्रकार की खेती किए हुए, ऐसे ही पड़ी है। कभी खेती होती थी, उपजाऊ है, लेकिन हो नहीं रही है और तकनीकी मदद से इस पर खेती की जा सकती है। कुछ आप भूमि का, मिट्टी का ध्यान रखो, उसमें उर्वरक डालो, उसमें सिंचाई की अच्छी मात्रा डालो और उसका ध्यान रखें, सही तरीके से रख रखाव करके उस पर खेती की जा सकती है। लेकिन 5 सालों से ज़्यादा समय से भी यहाँ पर खेती नहीं हो पा रही है, उसे कहा जा रहा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। भूमि उपयोग के हिसाब से 7वीं भूमि का प्रकार है वर्तमान पड़ती भूमि। वर्तमान पड़ती भूमि मतलब कि ऐसी भूमि जिस पे खेती होती थी, खेती करने के लायक है, खेती करो तो वहां पर अच्छी मात्रा में फसल उग सकती है, लेकिन वहां पर 1 वर्ष या उससे कम समय तक वहां पर खेती नहीं की गई हो। अगर कोई जमीन है, माना कि एक किसान है, वो एक जमीन पर, अपनी जमीन पे खेती करता था, लेकिन किसी कारणों की वजह से हो सकता है मौसमी कारण हो, या हो सकता है उसे पलायन करना पड़ा हो कुछ टेम्परेरी समय के लिए, हो सकता है उसके बीमारी हो और बीमारी का इलाज करने के लिए वो कहीं दूसरे क्षेत्र में गया हो अपने परिवार जनों के पास, और उसकी ज़मीन पर 1 साल से कम समय तक कोई खेती नहीं की गई हो, तो उसे कहा जाता है वर्तमान पड़ती भूमि। 1 साल से कम समय तक खेती नहीं की गई हो, उसे कहा जाता है वर्तमान पड़ती भूमि। हालांकि इसका एक बेनिफिट भी है। इसका बेनिफिट यह है कि जब आप लगातार अपने खेत पर खेती करते रहोगे तो मृदा, मिट्टी का उपजाऊपन कम होता रहता है। जैसे कि किसी इंसान से आप लगातार काम करवाते रहो 24 घंटे, तो वो बीमार पड़ सकता है, उसकी उत्पादकता कम हो सकती है, उसकी शक्ति कम हो सकती है, तो उसको रेस्ट की भी जरूरत होती है, बीच में रात में नींद की भी जरूरत होती है। इसी प्रकार मृदा भी, उसका उपजाऊपन भी बरकरार रखने के लिए आपको उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना होता है कि हाँ, इतने दिनों तक मैं इसको कुछ भी प्रकार की खेती नहीं करूंगा। तो ये वर्तमान पड़ती भूमि जो है वो खेती के लिए सही साबित हो सकती है, आपके खेती में बेनिफिट दे सकती है। 1 साल से कम समय तक यदि आपने खेती नहीं की है तो वो खेत का, वो जो जमीन का टुकड़ा है, उसे कहा जाएगा वर्तमान पड़ती भूमि। 8वां प्रकार है भूमि उपयोग का पुरातन पड़ती भूमि। पुरातन पड़ती भूमि मतलब कि यदि आपने अपने खेत पर, आपने अपने धरती माता पर, जमीन पर आपने 1 से 5 साल के बीच तक खेती नहीं की है, कुछ नहीं उगाया है, तो उसे कहा जाता है पुरातन पड़ती भूमि। तो यानी कि समय के हिसाब से ये 3 प्रकार की भूमि हो गई। समय के हिसाब से ये 3 प्रकार की भूमि हो गई। कौन कौन सी? एक तो 1 साल से कम समय तक यदि आपने नहीं उगाया है, या 1 से 5 साल के बीच, 2, 3, 3.5, 4, 5 के बीच यदि आपने नहीं उगाया है, तो ये दूसरा प्रकार हो जाएगा, ये ए प्रकार, ये बी प्रकार। और यदि 5 से ज्यादा समय तक आपने नहीं उगाया है, वो तीसरा है, सी प्रकार है। तो 1 से कम के लिए वर्तमान पड़ती भूमि, 1 से 5 के लिए पुरातन पड़ती भूमि, और 5 से ज्यादा के लिए तो फिर इसे व्यर्थ कह दिया जाएगा, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। 9वां और लास्ट प्रकार है आपका नीवल बोया क्षेत्र। यह नीवल बोया क्षेत्र क्या होता है? एक होता है सकल बोया क्षेत्र या सकल कृषित क्षेत्र, और एक है नीवल। नीवल और सकल, फॉर्मूले में अभी आएगा आपके नीवल और सकल। पहले नीवल समझते हैं, फिर सकल की बात करते हैं। ठीक है, नीवल मतलब जैसे आपका ये खेत है, ठीक है, ये आपका खेत है, मैं यहां लिख रहा हूं 100 मीटर। 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं आप लोग, 100 मीटर है ना, और इसकी चौड़ाई भी मान लीजिए 100 मीटर है। ठीक है, कितनी भी हो सकती है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। श्यामपुर गांव का ये एक खेत है, श्यामपुर गांव का एक खेत है, ये आपका खेत है। इस पूरे खेत में आप आधे जमीन पर, इस आधे जमीन पर आपने घर बना रखा है,
यहाँ पर पशुओं को बांधने के लिए बाड़ा बना रखा है और यहाँ पर चारा और अलग अलग मशीन रखने के लिए जगह छोड़ रखी है। तो आधे जमीन पर आप खेती नहीं कर रहे हो, आप आधे जमीन पर ही खेती कर रहे हो। ये आधे जमीन पर आपने खेती की है। तो इस आधे जमीन को जब आप नापोगे, मतलब कि ये 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़े पे ही आप खेती कर रहे हो, इसे कहा जाएगा नीवल कृषि क्षेत्र या नीवल बोया गया क्षेत्र। अब यदि आप साल भर में इसे एक बार बो, 2 बार फसल लो, 3 बार लो, 10 बार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक बार इसे गिनना है। इसे सिर्फ एक बार गिनना है, यानी कि 100 मीटर ऐसे लंबाई में खेती कर रहे हो और इधर 50 मीटर में ही खेती कर रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका करीब 5000 मीटर स्क्वायर में आप खेती कर रहे हो। ये हो गया नीवल। और सकल किसे कहेंगे? सकल कहेंगे ये आपका खेत है, ये आपका खेत है। आधे में आपने वही वाला खेत है, सेम खेत है, 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर ही चौड़ाई आपकी खेत की। और आधे पे आपने घर बना रखा है, यहाँ पर आप पशुओं को बांध रहे हो और यहाँ पर आप चारा रख रहे हो। आपकी कुछ ट्रैक्टर पर जगह रखने के लिए और अलग अलग चारा काटने के लिए या फसल काटने के लिए आपने मशीन के लिए जगह छोड़ दी है, ठीक है। और आधे जमीन पर खेत कर रहे हो। आधे जमीन को यदि एक बार खेत कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? वो नीवल। आप 2 बार कर रहे हो लेकिन जोड़ एक बार ही रहे हो। जैसे कि आपके दोस्त ने आपको पूछा कि बताओ आप कितनी जमीन पर खेती करते हो, तो कहा कि हम अपने खेत के आधे भाग पर, आधा भाग मतलब आपका इस हिसाब से 100 × 5000 मीटर स्क्वायर पे, 5000 वर्ग मीटर पे आप खेती कर रहे हो। तो आप क्या कहोगे अपने दोस्त को कि मेरा खेत जो है, मेरी जो खेती है वो 5000 मीटर स्क्वायर पे है। आंकड़ा आपने बता दिया। अब आपने ये नहीं बताया कि आप इस पे साल भर में कितनी बार खेती करते हो, साल भर में कितनी उपज इस पे आप लेते हो। अगर एक बार जोड़ा तो नीवल, यदि आपने 5 बार फसल ली है, सब पे पूरे पे 5 बार फसल ली है, गेहूं लिया है आपने, चावल लिया है, इस पे चना भी लिया है आपने, गुलाब की खेती भी की है, ठीक है। गेहूं काटा आपने, फिर आपने चावल लगा दिया। हालांकि ये तो बहुत ज्यादा बार हो जाता है, 2 या 3 बार जनरली खेती की जाती है एक जमीन के हिस्से पर, 2 या 3 बार, 2-3 भी थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 बार ली जाती है। माना कि आपने 4 बार फसल ले ली, माना कि, तो कितने में फसल ली आपने? 50 × 100, 5000 मीटर स्क्वायर पे फसल ली। और कितनी बार फसल ली? सब पे ही फसल ली। कितनी बार? 4 बार ली। तो 5000 × 4, 20000 मीटर स्क्वायर, 20000 वर्ग मीटर। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं, 20000 मीटर स्क्वायर। खेत आपका 5000 मीटर स्क्वायर का ही है, लेकिन आपने 4 बार इस पे फसल ली है, तो वो 20000 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सकल कृषि क्षेत्र या सकल बोया गया क्षेत्र। तो याद रहेगा, आप जमीन को एक बार देखो जिस पे खेती होती हो, खेती नहीं हो रही है तो फिर उसको गिनना ही नहीं है। आपने ऐसे ही छोड़ रखा है तो उसको नहीं, वो भी नीवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत भी नहीं आएगा। तो जितने जमीन पर आप खेती कर रहे हो, फसल उग रही है आपकी, चाहे वो 3-4 बार ही उगे, आप एक बार ही नापो तो वो नीवल हो जाएगा। और यदि आप 3-4 बार फसल ले रहे हो तो उसको उतनी बार काउंट करोगे तो वो सकल बोया गया क्षेत्र या सकल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। हमने 10th क्लास में, आपने 10th क्लास में ये चीजें पढ़ी होगी। वापस हमने एक बार से रिवीजन कर दिया। तो नीवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर वास्तविक रूप से खेती की जाती है, उसे नीवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो भू राजस्व विभाग द्वारा मुख्य रूप से ये 9 प्रकार है जमीनों के उपयोग के। भूमि का उपयोग इन 9 तरीके से होता है। कौन कौन से 9 तरीके? एक तो वनों के अंतर्गत आएगा, चाहे वो ओरिजिनल हो या चाहे डॉक्यूमेंट में हो। दूसरा आपके गैर कृषि कार्यों में, चाहे आपके भवन बने हो, रोड बने हो, इंडस्ट्री बनी हो, पुल बना हो, ये गैर कृषि कार्यों में आ जाएगा। बंजर और व्यर्थ भूमि, जिस पर कुछ भी नहीं उग रहा है, ना घर है, कुछ भी नहीं है, जैसे कि रेगिस्तान वाला क्षेत्र या कोई पहाड़ी क्षेत्र पे कोई खंडर टाइप का एरिया है, ना वहां पे फसल है, ना वहां पे चारा है, ना वहां पे घर बना हुआ है, वो बंजर एवं व्यर्थ भूमि में आ जाएगा। चौथा प्रकार है चारागाह, जो कि एक सामुदायिक भूमि होती है, चारा उगता है, पशुओं के खाने के काम आती है और ये मुख्य रूप से सरकार के अधीन होती है। पांचवा है अलग अलग वहां पर पेड़ उगे हुए हो, चाहे वो
वनों के जस्ट बाहर हो, अलग अलग छितरे हुए, चाहे आपके गांव वाले क्षेत्र में, कस्बे वाले क्षेत्र में, नगर वाले, शहर वाले क्षेत्र में हो। छठा प्रकार है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जहां पर 5 साल से ज्यादा खेती नहीं की गई हो। वर्तमान प्रतिभूमि, जिसमें 1 साल से कम से खेती नहीं की गई हो। और एक है पुरातन प्रतिभूमि, जिसमें 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं की गई हो। और अंतिम प्रकार है नीवल बोया गया क्षेत्र, आपकी जमीन पर, जिस जमीन पर आप मुख्य रूप से खेती कर रहे हो वो नीवल बोया गया क्षेत्र। और एक एक्स्ट्रा चीज हमने देख ली, सकल बोया गया क्षेत्र या सकल कृषित क्षेत्र। आप अपनी जमीन पर कितनी बार फसल लेते हो, जमीन के माप को उतनी बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो आपका सकल बोया गया क्षेत्र आ जाएगा। अब देखते हैं कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन कैसे हुआ है। भू उपयोग परिवर्तन मतलब भूमि का उपयोग चेंज कैसे हुआ है, बदला कैसे है। भाई हमने पहले भी देखा था कि अगर कोई क्षेत्र या कोई देश जैसे जैसे आर्थिक विकास करते जाएगा, कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र जैसे जैसे ज़्यादा आर्थिक विकास करता जाएगा, उसका जो काम करने वाला जो क्षेत्र है, पहले वो खेती करता होगा, उसके बाद वो औद्योगिक यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा और अंतिम में आपके सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। जैसे कि भारत आपको कुछ समय पहले, अपना प्यारा देश कुछ समय पहले 50-100 साल पहले ज़्यादातर लोग खेती में थे, लेकिन अब धीरे धीरे औद्योगिक विकास हो रहा है तो इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग काम करते हुए ज़्यादा मिलेंगे और सेवा क्षेत्रों में भी लोग बढ़ते जाएंगे। तो भारत में भी ऐसा ही हुआ है कि जैसे जैसे आपका आर्थिक विकास होता गया है, ये भूमि का उपयोग भी बदलता गया है। पहले भूमि का उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए काम आता था, लेकिन जैसे जैसे आपका आर्थिक विकास होता गया तब सरकारों ने क्या किया है, आप जानते होंगे कि सरकार क्या करती है, किसानों से उनका खेत खरीद लेती है, ठीक है ना, उनको समझा बुझा के जिस तरह के से भी। क्यों? क्योंकि वहां सड़क बनाना है। सड़क क्यों बनाना है? आर्थिक विकास करना है। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, सामान भी ट्रकों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, तो सड़कें बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सड़कें बन गई, अब अगर वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ, आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ और हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, तो सड़कों को क्या करना पड़ेगा? चौड़ा करना पड़ेगा, यानी कि किसानों की और ज़मीन खरीदी जाएगी। तो देखो, ये जो खेती में जो जमीन काम आ रही है वो आपकी कम हो रही है और आपके ये सड़क वाली गैर कृषि आधारित भूमि उपयोग आपका बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आपका आर्थिक विकास आगे बढ़ता जाएगा, ये भूमि उपयोग का जो प्रारूप है वो भी परिवर्तित होता जाएगा। ये आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति पर आधारित है। आप कैसी आर्थिक क्रिया करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप भूमि उपयोग कैसा करते हो। खेती ज़्यादा होगी तो मुख्य रूप से भूमि उपयोग खेती में काम आएगी, और यदि आप उद्योग ज़्यादा है तो फैक्ट्रियों के अंतर्गत, सड़कों के अंतर्गत, आपके पुल के अंतर्गत, इनके अंतर्गत जमीन बढ़ती जाएगी। तो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? क्यों बदला है ये भारत में भूमि का उपयोग, या फिर किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग परिवर्तित क्यों होता है? एक तो पहला कारण है अर्थव्यवस्था के आकार में बदलाव आ गया। आप जीडीपी नाम सुनते होंगे, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, और इस जीडीपी के माध्यम से ही किसी भी देश का आर्थिक विकास देखा जाता है। जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होगी वो देश आर्थिक विकास में ऊंचा माना जाएगा। जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होगी वो देश आर्थिक विकास के मामले में ज़्यादा माना जाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी या यूं कहे जीडीपी का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर ये बढ़ेगा तो भूमि के उपयोग में परिवर्तन होगा। भाई ऐसे हवा में ही तो जीडीपी चेंज होती नहीं है। जीडीपी को चेंज करने के लिए काम करना पड़ता है, फैक्ट्रीज लगानी पड़ती है, रोड बनाने पड़ते हैं, रेलवे को अच्छा करना पड़ता है, अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन, अलग अलग तरह के बॉडीज बनानी पड़ती है, अलग अलग तरह की संस्थाएं बनानी पड़ती है। सोचना पड़ता है कि हाँ, हम भूमि का उपयोग इस तरह से कर रहे हैं। जैसे कि एक भारत में कार की डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है, भारत में कारों की डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि अब लोगों के पास थोड़ा पैसा बढ़ रहा है, लोगों की जो
जीवन स्तर है उसमें भी बदलाव आ रहा है, तो कारों की डिमांड बढ़ने लगी। तो मारुति कंपनी ने सोचा कि हाँ, कार की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि हमको नई कारें और ज़्यादा बनानी पड़ेगी, तो मैं जहाँ पर डिमांड बढ़ रही है उस क्षेत्र में ही फैक्ट्री लगा देते हैं। तो वहाँ पर कोई खेत था, तो मारुति कंपनी ने उनको ज़्यादा दाम दे के वो खेत का हिस्सा खरीद लिया और वहाँ पर फैक्ट्री लगा दी। तो अब कारें ज़्यादा बिकेंगी तो जीडीपी में वृद्धि होगी, जीडीपी का आंकड़ा भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप जमीन की ओर देखोगे तो क्या होगा, कृषि वाली जमीन कम होगी, क्योंकि खेत तो मारुति कंपनी को बेच दिया गया है और गैर कृषि आधारित भूमि का हिस्सा बढ़ जाएगा। तो अर्थव्यवस्था के आकार में जैसे जैसे बदलाव आएगा, ये भूमि उपयोग का परिवर्तन भी होगा। दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव। संरचना मतलब कि पहले आपके प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लोग जुड़े हुए देखने को मिलते होंगे आपको, पहले आज़ादी से और पहले जाओगे तो और ज़्यादा आंकड़ा ये बढ़ा, और जैसे जैसे आप इस मॉडर्न समय में आते जाओगे या आज से कुछ 5-10 साल बाद भी बात करोगे तो आपको ये खेती की ज़मीन कम होती हुई दिखेगी। खेती का जो उपयोग है वो कम देखने को मिलेगा आपको। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलेगी उसकी संरचना भी बदलेगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा द्वितीयक क्रियाओं में और तृतीयक क्रियाओं में ज़्यादा भाग लेंगे, और प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग जुड़े हैं उनकी संख्या कम देखने को मिलेगी। संख्या कम होगी तो इस भूमि का उपयोग का प्रारूप भी बदलेगा। खेती की जगह लोग उद्योग और सेवा क्षेत्रों से जुड़े हुए भूमि का उपयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट है, हालांकि कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है, लेकिन भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता है। ये क्या कहना चाह रहा है भाई, माना कि ये आपकी 100% जीडीपी है, ये 100% जीडीपी है, ठीक है। आप आज़ादी से पहले बात करोगे तो इसका मैक्सिमम हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा खेती से आता होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि भारत 100 रुपए कमाता है, भारत को आप एक इंसान के तौर पर देखिए ना, भारत माता है ना, एक इंसान के तौर पे हम देखते हैं कि भारत 100 रुपए कमाता है, तो हो सकता है पहले जमाने में इसका 70 रुपए खेती से आता हो, बाकी द्वितीयक क्रियाओं से 10 रुपए आता हो और तृतीयक क्रियाओं से 20 रुपए आता हो, और 70 रुपए कहां से आता हो, इस प्राथमिक क्रिया से आता हो। ये प्राथमिक क्रिया है। लेकिन जैसे कि हमने बात की कि जैसे जैसे आपका आर्थिक विकास बढ़ेगा तो ये कम होने लगेगा और ये 10 रुपए और 20 रुपए बढ़ने लगेंगे, लेकिन फिर भी जमीन पर दबाव कम नहीं होता है। ऐसा कैसे हो गया? खेती कम होती जा रही है लेकिन इसका दबाव कम नहीं होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या की डिमांड भी बढ़ती है। भाई रोटी, कपड़ा, मकान, इसे तो हम बेसिक नीड मानते हैं। रोटी, भोजन तो हर व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। भोजन आएगा कहाँ से? खेती से आएगा, जमीन से आएगा। तो खेती का ओवरऑल में तो प्रतिशत हमें कम दिखता है, लेकिन यदि खाना देखोगे, आप खानों की ट्रक देखोगे, भोजन की ट्रक देखोगे, फसलों की ट्रक देखोगे तो वो बड़ी हुई दिखेगी। ठीक है, समझ गए आप? भाई आप दो भाई बहन हो, आप है ना, दोनों भाई बहन आप कमाते हो, ठीक है। भाई कमाता है 50,000 रुपये और बहन कमाती है माना 0 रुपये कमाती है। मान लीजिए छोटी बहन है आपकी, भाई 50,000 रुपये, आप 50,000 रुपये कमा रहे हो। परिवार की आय टोटल कितनी? आप ही कमाते हो माना कि 50,000 रुपये, ठीक है। तो क्या 100% आप अपने परिवार का आप ही कमाते हो? बिल्कुल 100% कमाते हैं। अब आपकी कुछ सालों बाद आपकी सैलरी हो गई माना 1 लाख रुपए, ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आपकी 1 लाख रुपए हो गई और बहन भी बड़ी हो गई, अच्छी उन्होंने पढ़ाई की या अलग अलग क्षेत्र में उसने नाम कमाया और वो भी कुछ ठीक ठाक पैसे कमाने लगी, माना कि 50,000 रुपये वो कमा रही है, ठीक है। पहले आप क्या कहते थे कि मेरे परिवार का 100% भाग क्या कमा रहा हूं? मैं ही कमा रहा हूं। लेकिन अब आप ऐसा कह पाओगे क्या जब आपकी बहन कमा रही है? नहीं, आपकी आय बढ़ी है लेकिन आप पूरा 100% नहीं कमा रहे हो, ठीक है। 1 लाख आप कमा रहे हो, पहले 50,000 ही कमाते थे, लेकिन फिर भी आपके परिवार की आय में आपका हिस्सा कम हुआ है। इसी प्रकार खेती में
फसल उत्पादन तो बढ़ा है, जरूरत बढ़ेगी तो फसल उत्पादन करना ही पड़ेगा, जो कि हम हरित क्रांति के माध्यम से, अलग अलग उर्वरकों, केमिकल के माध्यम से हम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये दो बहनें ज्यादा अब कमाने लग गई है या कमाने लग गई है, तो ओवरऑल प्रतिशत में इसका हिस्सा हमें कम देखने को मिलता है। तो कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान तो कम हमें दिखाई देता है, लेकिन भूमि पर दबाव कम नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में वृद्धि, लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, वहीं खाद्य आदतों में भी बदलाव हुआ है। पहले हो सकता था कि कुछ ही चीजें हम खाते हो, चावल ही खाते हो या गेहूं ही हो खाने के लिए, बाजरा ही हो खाने के लिए, लेकिन अभी तो अलग अलग, आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है, लोग स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक होते हैं, तो वो सोचेंगे हम सब्जियां ज़्यादा खाएं या इस तरह के फल ज़्यादा खाएं जो कि विदेशों से आते हो, इसमें ये पोषक तत्व है, हम ये खाते हैं। तो खाद्य आदतों में भी बदलाव होता है, और खाद्य आदतों में बदलाव होता है तो लोग अलग अलग तरह की खाद्य पदार्थ खाना प्रिफर करते हैं, तो भूमि पर दबाव भी, खेती पर दबाव भी बढ़ता जाता है। इस मैप में, इस ग्राफ में कैसे कैसे भूमि का उपयोग बदला है, कहां से कहां को लेकर, आपके 1950 से लेके 2014-15 के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा भूमि का उपयोग कितने प्रकार से होता है। तो हर प्रकार में 2014 से लेके पीछे 1950 तक किस प्रकार चीजें चेंज हुई है, वो इस ग्राफ में बताया गया है। अब थोड़ा गौर से देखिए, आपकी बुक में ही है ये ग्राफ, ये कलरफुल कर दिया गया है, आपके ब्लैक एंड व्हाइट ये ग्राफ मिल जाएगा। दोस्तों 30 सेकंड का समय दीजिए, पानी पी लेता हूं मैं। तो भूमि का उपयोग अलग अलग क्षेत्र में कैसे बदला है, वो इस ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। एक दो चीजें हम देखते हैं, ज्यादा अपने को इसको देखने की जरूरत नहीं है, दो तीन चीजों के डेटा हमें पता होने चाहिए। जैसे कि पहले दिया हुआ है वन, ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो 1950 के आंकड़े बता रही है, और ये जो रेड कलर की, लाल कलर का ये जो बार है वो बता रहा है 2014-15 में। तो वन, ये ब्लू वाली देखिए, वन आपके 17 अंक थे, यानी कि 17 ऐसे आप क्षेत्र का प्रतिशत मान सकते हैं कि 100% यदि यूज हो रहा है तो 17% हिस्सा आपके वनों के अंतर्गत था। कब? 1950-51 में। और रेड वाला यानी कि 2014-15 में वन हो गए आपके 23.3%। यदि 100% तरीके से भूमि का उपयोग हो रहा है तो इसमें 23.3% वन आ गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल बड़े हैं, पेड़ पौधे बड़े, नहीं, सरकार ने वनों के अंतर्गत आने वाली जमीन को बढ़ा दिया है। डॉक्यूमेंट में वनों उसको लिख दिया है कि ये वन के अंतर्गत आने वाली भूमि है। हालांकि वन बड़े हैं, पेड़ पौधे आपके बड़े ही हैं, लेकिन जितना आंकड़ा है उतना नहीं बड़े। तो ये जो ग्राफ बता रहा है वो वन के बारे में बता रहा है, ये वाला हिस्सा, कि वन 1950 से 2014 में बढ़े हैं। दूसरा देखो, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में हमने देखा खेती के अलावा, चाहे आप घर बना रहे हो, चाहे सड़क बना रहे हो, चाहे वहां उस पर रेल लाइन बिछा रहे हो, पुल बना रहे हो, उद्योग बना रहे हो, तो ये गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि है। तो ये ब्लू वाला हिस्सा 1950-51 को बताता है। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं दोस्तों, आप अपने बुक में देख सकते हैं, एज इट इज ये बुक का ही ग्राफ है। तो ये गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, ये ब्लू वाला हिस्सा किसको दिखा रहा है, आसमानी वाला हिस्सा, ये आपके 1950 का आंकड़ा दिखा रहा है, और ये लाल वाला हिस्सा, रेड वाला हिस्सा आपके 2014-15 के आंकड़े को दिखा रहा है। तो गैर कृषि कार्यों में 3.2% भूमि यूज होती थी 1950 में, और 2014 में ये आंकड़ा 8.7% हो गया है। मतलब कि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि का प्रतिशत
1950 से लेके 2014 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 3 गुना हो गया है। जैसे कि हमने बात की, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, मुख्य रूप से आपको कंस्ट्रक्शन के काम ज़्यादा देखने को मिलेंगे, भवन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए ये गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि बढ़ी है। वहीं आप लास्ट वाला देखोगे, सबसे अंतिम वाला, ठीक है, वन के बारे में देखा, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। इसी प्रकार आप अलग अलग भूमि का उपयोग देख सकते हो कि 1950 से लेके 2014 में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। सबसे बाद वाला क्षेत्र देखो, सबसे बाद लास्ट वाला ग्राफ देखेंगे हम, ये नीवल बोया गया क्षेत्र। नीवल बोया गया क्षेत्र मतलब आपकी जमीन, खेती कितने अंतर आती है, तो इसको आप देखोगे तो ये 1950-51 में 41.7% था, वहीं 2014-15 में ये 45.5% हो गया है। इसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। नीवल बोया गया क्षेत्र यानी कि वो जमीन जिस पर खेती होती है उसका क्षेत्र भी बढ़ा है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि भी बढ़ी है और वो भी बढ़ा है क्योंकि सरकारों ने अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अधिक जमीन पर खेती को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया है। जैसे कि आप राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, ये अपना भारत का ये पश्चिमी हिस्सा हो गया, ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान राज्य है जो कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। आपको मालूम होगा कि यहां पर है मरुस्थल वाला हिस्सा, यहाँ पे अरावली नामक एक पहाड़ी है, आपको याद नहीं रखना, ऐसे ही समझिए आप, ये अरावली नामक पहाड़ी है, तो इसके इस तरफ आपको मुख्य रूप से मरुस्थल देखने को मिल जाएगा। मरुस्थल मतलब रेतीला हिस्सा, रेतीला हिस्सा जिसमें ऊंट चलते हैं। आपने वीडियो में, फोटोज में, यदि आप राजस्थान क्षेत्र से तो आपने खुद जाकर देखा होगा। तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। अब रेगिस्तानी क्षेत्र में जो बीकानेर वाला हिस्सा है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला हिस्सा है, उसमें आपके पंजाब से एक नहर पहुंचाई गई कंस्ट्रक्शन करके। पंजाब का जो सतलज नदी आती है, आप कुछ भी याद मत रखिए, सिर्फ समझिए, यहां पर सतलुज नदी आती है और इससे एक नदी मिलती है हरिके बैराज पर, वहां से एक नहर पहुंचाई गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। नाम सुना होगा आपने, इंदिरा गांधी नहर। तो ये सरकारों का प्रयास है, क्या चीज का, आपके जिस क्षेत्र में ज्यादा पानी है उस क्षेत्र से आपके इस रेगिस्तान वाले क्षेत्र में पानी पहुंचाना, ताकि यहां पर बंजर भूमि थी, जो खराब भूमि थी, वहां पर खेती की जा सके। तो आपके गैर कृषि कार्यों में भी जमीन बड़ी है और वहीं खेती के अंतर्गत आने वाली जमीन भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि सरकारों द्वारा अलग अलग प्रकार की स्कीमों के माध्यम से भूमि का विकास भी किया गया है। साथ ही सरकार अब उर्वरकों का भी ज़्यादा उत्पादन कर रही है, तो ऐसी भूमि जो कि कम फसल देती है उस पे भी उर्वरकों के माध्यम से फसल का उत्पादन ज़्यादा किया जा सके। हालांकि उर्वरकों का और केमिकल का उपयोग यदि आप ना समझी से करोगे, आप भर भर के डाल दोगे कि नहीं मैं तो एक ही साल में करोड़पति बन जाऊंगा, तो आपकी ज़मीन खराब हो जाएगी। अगली बार हो सकता है कि आपकी ज़मीन एक इतना छोटा सा पौधा भी पैदा न कर पाए। तो इस ग्राफ में हमने दोनों चीज़ें देख ली। क्या? एक तो वनों के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ा है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि भी बढ़ी है और नीवल बोया गया क्षेत्र भी बढ़ा है। हालांकि यदि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कम हुई है, फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र ये भी कम हुआ है, बंजर और व्यर्थ भूमि ये भी कम हुई है। ये कम क्यों हुई है भाई? इसी पे तो पानी पहुंचा के, केमिकल का यूज करके ये नीवल बोया गया क्षेत्र बढ़ रहा है। जमीन उतनी ही है, भारत उतना ही है, लेकिन उसका भूमि उपयोग चेंज हुआ है। इस ग्राफ में हमने ये देख लिया है। तो स्वतंत्रता के पश्चात हम भूमि उपयोग में क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ से हम अब कल संडे है, कल नहीं, हम मंडे से यहाँ से बात करेंगे। तो करना क्या है आपको, आज जो भी चीज़ें पढ़ी है उसका रिवीजन आपको आज ही करना है। भूमि संसाधन के बारे में सोचना है, इनके अलग अलग उपयोग, भू राजस्व विभाग द्वारा कितने प्रकार के ये भूमि उपयोग है वो देखना है। आज का चीज आज ही रिवाइज करना है। कुल मिलाकर बात ये है। क्यों करना है आज ही रिवीजन? क्योंकि आपने पढ़ लिया है, अब आपका कम समय में ही चीजें आपको, कम मेहनत में ही आपके दिमाग में चली जाएगी।
तो पढ़ाई करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, और सबसे ज़रूरी बात क्या, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का। खेलना है, कूदना है, कसरत करना है, मनोरंजन करना है, परिवारजनों से, माता पिता से, छोटे भाई बहनों से, दोस्तों से, बड़े भाई बहनों से, सबसे बात करते रहना है। तो मिलेंगे हम कल नहीं, परसों सोमवार इसी समय। अभी आपकी हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। मिशन ज्ञान की ई कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।